काज़मी साहब आपने बात सुनी और ये कह रहे हैं कि मैं हल्फिया ये बयान दे सकता हूं कि करप्शन हुई है। आप अब आप इस पे तज्जिया कीजिए। मैं अर्ज करूंगा कि हारून रशीद साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और उनका हल्फिया बयान मेरे लिए यकीनन काबिल कबूल है, लेकिन इस बुनियाद पर सिर्फ इस हल्फिया बयान की बुनियाद पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती हो तो सर आंखों पर। एक बातों की मैं वजाहत करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया और टीवी चैनल जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने में मेरी मदद करें, मैंने ये हरगिज नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि खुद्दामुल हुज्जाज के हवाले से ये जो प्रेशर आता है, तो अगर आप जिस तरह ये प्रोग्राम आ रहा है इसी तरह जरा चंद एक चीजें और आ जाएंगी तो फिर हम जरा फोर्सिबली उस सफारिश को या उस प्रेशर को रेजिस्ट कर सकेंगे जो खुद्दामुल हुज्जाज के हवाले से आते हैं। और जहां तक ये बात है कि जी इससे आधी कीमत में वहां पर लोकल लोग मैसर आ सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल मैसर आ सकते हैं, लेकिन उसमें का तजर्बा भी कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि लोकल लोग जो हैं उनकी अपनी मसरूफियात ऐसी होती हैं, उनको कुछ कारोबार भी होते हैं, उनके कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसमें फिर शिकायत होती है कि जी बस ये तो अपने बखेड़ों में उलझे रहते हैं, अपने बीवी बच्चों में होते हैं, अपने कारोबार में मसरूफ होते हैं, यानी हर चीज के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। और दूसरी बात मैंने ये नहीं कही कि सऊदी हुकूमत हमसे ताउन नहीं करती, ये जाहिर है कि उनके ताउन के बगैर तो हज ही नहीं हो सकता। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट के हवाले से हम नहीं कर सकते। जैसे अब मैंने मिसाल दी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, अब मैं तो खुद जाती तौर पर मौजूद था और मैंने खुद शिकायत की कि जी पिछली दफा ये हमसे कमिटमेंट हुई थी कि जी शटल सर्विस कम से कम 4 बार प्रोवाइड की जाएगी, वो नहीं हो सकी, तो आप मेहरबानी करें आइंदा के लिए इस बात को यकीनी बनाएं। ये मैं अपना एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूं। अगर इस दफा वो नहीं हो सकी तो जाहिर है कि हम पाकिस्तानी हज मिशन को सऊदी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि हम अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है काज़मी साहब, मैं आपकी बात समझ गया। आपने कहा कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो आपके कंट्रोल में हैं। मैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट पूछना चाह रहा हूं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की और वो कौन से मामलात हैं? मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए जैसे कि बिल्डिंग्स हायर करने की बात है, अब ये सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने कल मुझसे खास तौर पर इसी हवाले से मीटिंग की कि जी ये हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जी ये बिल्डिंग्स हायर करने के हवाले से जो एतराज़ात होते हैं और जो इल्ज़ामात होते हैं, और बसा औकात यकीनन वहां पर पाकिस्तानी हाजियों को बहुत शिकायत भी होती हैं कि वो सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग जो है वो ली गई। अच्छा, ये इसके बारे में मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा बिल्डिंग्स के हवाले से। पाकिस्तानी हज मिशन हर साल वही बिल्डिंग्स तो नहीं लेता जो पिछले साल ली गई थी, इस साल उनमें से अक्सर नहीं थी, जो इस साल हैं उनमें से अक्सर पिछले साल नहीं थी, जो इस साल हमारे पास थी वो पिछले साल किसी और के पास थी, जो पिछले साल हमारे पास थी वो इस साल किसी और के पास थी। तो जाहिर है कि बिल्डिंग्स तो वही हैं, उसमें कुछ मैनेजमेंट का मसला हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब फरमा रहे थे अभी कि पानी मैसर नहीं था, तो वहां पर पानी सप्लाई में अगर कोई हमसे कोताही हुई है तो यकीनन हमें उसको दूर करना चाहिए और उसके हवाले से इस्लाह की तरफ जाना चाहिए। यानी ये कह देना कि नहीं जी बस जाके जो भी खराब बिल्डिंग्स हैं वो पाकिस्तान अपने नाम कर लेता है, ये बात इस तरह से नहीं है। ठीक है काज़मी साहब, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, वो ये कि वीआईपी हज और सरकारी खर्च पे हज को मुख्तलिफ और मुतादिद उलमा, बल्कि तकरीबन सारे ही उलमा इसको नाजायज करार दे चुके हैं, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, अभी तक ये जारी है। इसको जारी रखने की कोई वजह बताएंगे आप? जी मुझे तो नहीं पता कि वीआईपी हज कोई सरकारी खर्चे पे हो रहा है, कोई है तो आप बताइए मुझे कौन गया सरकारी खर्चे पे? सिर्फ हज डेलीगेशन के 7 या 8 अफराद जो हैं वो ऑफिशियली हज डेलीगेशन जो है 7 या 8 अफराद वो जाते हैं हर साल। उसके अलावा कोई वीआईपी मेरी मालूमात के मुताबिक, और जाहिर है मेरी मिनिस्ट्री का मामला है, मेरी मालूमात इस बारे में यकीनन दुरुस्त है। हारून साहब से कोई वीआईपी इनकी मिनिस्ट्री तो नहीं खर्चे पे नहीं गया। काज़मी साहब की मिनिस्ट्री ने तो नहीं, मगर एक और मिनिस्ट्री ने 30-40 अखबारनवीस भेजे थे। 30-40 अखबारनवीस भेजे थे ना इनकी मिनिस्ट्री? अच्छा हारून साहब, इनकी मिनिस्ट्री ने नहीं। ठीक है हारून साहब, ये बताइए कि जो कोटा सिस्टम अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, ये क्या आप समझते हैं कि कोटा सिस्टम अगर खत्म कर दिया जाए तो मसाइल खत्म हो सकते हैं या कोई और इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, मैं उस चीज पर राय नहीं दूंगा जो मुझे मालूम नहीं है। ये काम है, आप एक कमेटी बना दें, देखिए जी मिनिस्ट्री के 2-4 कॉम्पिटेंट ऑफिसर हों जिन पे काज़मी साहब को भी एतमाद हो, दूसरे लोग भी समझते हो ये कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। सिविल सोसाइटी के कुछ लोग आप ले लें, वहाँ एम्बेसी के 1-2 आदमी ले लें, और ये डायरेक्टर, ये हज मिशन तो मेरी समझ में नहीं आता, जब दूसरे मुल्कों को ज़रूरत नहीं है हज मिशन की अलग बनाने की, तुर्की को ज़रूरत नहीं है, ईरान को नहीं है, इंडिया को नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है? बहरहाल अगर वो है एक उसको ले लें,
امبیسی کا ایک آدمی لے لیں, دو آدمی لے لیں, جدہ سے اور مکہ سے اور مدینہ سے, خاص طور پہ جدہ سے 2 آپ ایسے پاکستانیوں کو شامل کر لیں, ایک کو شامل کر لیں جو آپ کو کوئی مدد کر سکے. سارے لوگ تو گئے گزرے نہیں, تو بہت ڈھنگ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور فضول لوگ بھی ہوتے ہیں. اور یہاں سے سول سوسائٹی کے ان لوگوں کو شامل کر لیا جائے جو پیسے بنانے کی بجائے, جو بینیفٹ کرنے کے بجائے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایثار کرنا چاہتے ہوں. یہ $3-4 بلین ڈونیشن ہر سال پاکستانی دیتے ہیں ویلفیئر کے اداروں کو. اس ملک میں لاکھوں آدمی ہیں جو حج کے معاملے میں کچھ پیسے کنٹریبیوٹ کرنا پسند کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, میرے آپ جیسے لوگ اگر زیادہ نہیں تو 500 روپے ہم بھی کنٹریبیوٹ کر دیں گے نا, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو لاکھوں روپے اور وقت کنٹریبیوٹ کرنا پسند کریں گے. دیر آر ایکسپیرینسڈ پیپل, وہ اپنا تجربہ بیان کرنا پسند کریں گے, ان کی مدد کریں گے. ویئر دیر از ول دیر از وے. اچھا یہ کیا ول ہے تو ظاہر ہے راستے بہت سارے ہوں گے. اچھا یہ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ جو پیسے جو ریفنڈ کرنے کی جو بات ہوتی ہے, جب حاجی واپس آ رہے ہوتے ہیں, ریفنڈ آپ سے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفنڈ جو ہے وہ سب کو نہیں ملتا, ظاہر ہے جو جس کو مل گیا. یہ ذرا اس پہ بھی مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو نہیں ملتا ہے, لیکن میں تو ایئرپورٹ پہ پہنچا تو کسی نے مجھے کہا کہ 255 ریال لے لیں. میں نے کہا کس بات کے 255 ریال؟ انہوں نے کہا یہ ملتے ہیں واپسی پہ, جو آپ کے بچے ہوئے پیسے ہیں وہ کیسے بچے ہوئے, تو یہ بھی مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا کہ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. اس نے کہا آپ جائیں, وہ میں نے دیا ان کو اپنا پاسپورٹ, انہوں نے مجھے 255 ریال دے دیے. تو بھائی اس سے اصل نقطہ یہ نہیں نکلتا کہ پیسے کھائے جاتے ہیں, یہ تو تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے نا. مطلب کسی کو بتایا ہی نہیں گیا, کہیں ایک نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا اس بلڈنگ کے دروازے پہ. دیکھیے کمیونیکیشن نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جو 70 سے 80 لاکھ روپے کی دوائیں ڈونیٹ کی اشرف لیبارٹریز نے, ہمدرد نے, کرشی نے, کوئی ریاض دواخانہ تھا سنا انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کی, 10 لاکھ روپے کی دوائیں کنٹریبیوٹ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے. اور وہ حکیم میرے پاس آ کر روئے, میں وہاں گیا کہ یہ دوائیں تو سب ضائع ہو جائیں گی. ہمیں تو کرنل اجمل نے پرچیاں کاٹنے پہ لگائے رکھا, اور جب بہت ہنگامہ کیا تو مدینہ منورہ میں اجازت دی ہمیں لوگوں کو دوائیں دینے کی. اب واقعہ یہ ہے کہ جتنے ڈاکٹروں کو میں نے وہاں دیکھا, حکیموں کو دیکھا, ہومیوپیتھک مالج کو دیکھا, ایکسیلنٹ ان کا طرز عمل تھا. یعنی جو چیز جس پہ دل خوش ہو گیا وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب میں دوائی لینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی امتیاز انہوں نے نہیں برتا کہ ایک نون آدمی ہے, یہ ایک وزیر ہے, یہ ایک اخبار نویس ہے, اور یہ ایک بوڑھا گمنام دیہاتی ہے لاچار. بہت اچھا ہو رہا تھا. مگر مس مینجمنٹ کی کوئی حد ہے کہ حکیم جو ہیں وہ پرچیاں کاٹ رہے ہوں. اور جب انہوں نے احتجاج کیا تو پھر جا کے کچھ معاملہ. اور جو 80 لاکھ روپے کی دوائیں پڑی ہوئی, میں کاظمی صاحب کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے 60 لاکھ روپے کی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. ان کو سنبھالیں اور ان کو استعمال میں لائیں.